हेलो गाइस, वेलकम टू जैप कैप वाला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट डेज सीरीज चल रही है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, 45 डेज के अंदर अंदर सारे ही आपके कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका यहाँ पर जेआईबी एग्जाम जो है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डेरिवेटिव्स की फाइनल क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि आई होप आपको ये डेरिवेटिव्स बहुत ही आसान और केक वॉक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हमारे चल रहे थे, यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देखेंगे कि भाई ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें कस्टमाइजेशन की, तो आपको मैंने बताया था ओवर द काउंटर में क्या करते हैं हम, यहाँ पर कम रूल्स होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट करती हैं और म्यूचुअली क्या कर रही होती है, यहाँ पर अपने हिसाब से अपने लिए कुछ रूल्स फॉर्मुलेट कर लेती हैं। तो यहाँ पर एफआरए जो है वो भी आपका एक ओटीसी इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर सेम चीज इसको भी अवेल की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो देखो, एफआरए में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो होते हैं इन्हें एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स का हमें फियर है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको रिस्क को हैज करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल एक्सचेंज का जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम प्रिंसिपल रेट्स को स्वैप नहीं कर रहे होते, देन हम इसे हेजिंग टूल की तरह यूज कर रहे होते हैं। हेजिंग टूल क्या होता है कि हम यहाँ पर खुद को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो बात करें अगर बोरोवर्स की, तो बोरोवर्स इसको खरीद रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ ना जाए, और अगर बात करें यहाँ पर लैंडर्स की, तो वो इसको यूज कर रहे हैं ताकि लैंडिंग रिस्क जो है उसको हेज कर पाए। अब आती है बात एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की, तो इसको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि इसमें से आपको केस स्टडीज देखने के लिए भी मिलती हैं, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये है शॉर्ट टर्म की। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास फिक्स डिपॉजिट आया, इस फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट यूज कर कर आपने अपने जो एसेट्स थे इनको फंड करा और यहाँ पर कोई एक लोन दे दिया, ठीक है। हो सकता है ये लोन यहाँ पर जो एफडी आया वो 5 साल के लिए आया और लोन आपने क्या किया 10 साल के लिए दे दिया। तो पहला प्रॉब्लम तो आपको ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात हम अभी कर रहे हैं, वो आपका कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर एसेट लायबिलिटी गैप से रिलेटेड। तो मान लो 3 ही साल के लिए मेरे पास एक एसेट है और एक लायबिलिटी है, ठीक है, दोनों का ही अमाउंट मान लो 10 लाख रुपए है, लेकिन ये अलग अलग बेंचमार्क से रिलेटेड हैं, ठीक है। या मान लो एक तो है हमारी जो लायबिलिटी है उस पर हम क्या कर रहे हैं, 5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और यहाँ पर जो एसेट है इस पर हमें मान लो 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एसेट लायबिलिटी गैप जो है हमारा वो कितना है, 7% में से 5% माइनस करेंगे तो 2%। अब किसी वजह से मान लो ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये वाला तो फिक्स डिपॉजिट में हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर जो हमारे एसेट पर है जो हमने लोन दिया है ये फ्लोटिंग है। अब किसी वजह से ये इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो जाता है, कम होकर क्या क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज लेते हैं, एक हो गया 6% और एक हो गया मान लो 4%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में 1% हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो जा रही है, और अगर 4% हो गया तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे लॉस देखने के लिए मिल रहा है 1% का, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे फ्लोटिंग रेट या हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज होने से हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। हो सकता है ये रेट बढ़कर 8% हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इनकम बढ़ भी जाएगी, है ना। सारे ही सिनेरियोज हैं, तो अब ये डिपेंड करेगा कि इन फ्यूचर क्या सिचुएशन आने वाली है। तो यहाँ पर हम एफआरएस को यूज कर कर हमारे जो इंटरेस्ट रेट मिसमैचेस हैं इनको यहाँ पर इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। आगे समझ में। अब आती है बात प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप की। यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप कर रहे होते हैं।
कैसे स्वैप करेंगे? मान लो यहाँ पर किसी एक पर्सन को क्या लग रहा है कि उनके पास 7% का इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट सभी के लिए कम होकर 6% के अराउंड हो जाएंगे, लेकिन इनका क्योंकि फिक्स्ड है तो इन्हें 7% ही देना पड़ रहा है, तो ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। फ्लोटिंग वाले को डर है कि इनको अभी 6% देना है लेकिन इन फ्यूचर बढ़कर 8% हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट थॉट रखने वाले लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये अपने जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो आपस में अदला बदली कर लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट कंपोनेंट की। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉशनल प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर क्या करेंगे, अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको स्वैप कर लेते हैं। अब आप कहोगे नॉशनल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो देखो दोनों का ना यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का 10 है और एक का 15 है, ऐसे में क्या होगा, एक ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा होगा चाहे इंटरेस्ट रेट्स कम भी हो जाए। चलो, अब आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को लेकर, तो सबसे पहले तो जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए इन्हें यूज कर लेना चाहिए या फिर मार्केट मेकिंग के लिए यूज करना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट्स यूज कर रहे हैं तो हेजिंग पर्पसेस से यूज कर सकते हैं। बेंचमार्क रेट्स जो होते हैं वो खुद से ही नेचुरली इवॉल्व करें और मार्केट एक्सेप्ट करे, यहाँ पर बैंक बेंचमार्क रेट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे नॉशनल अमाउंट साइज पर या टेन्योर पर नहीं है, कितना भी प्रिंसिपल हो सकता है और कितना भी टेन्योर हो सकता है हमारे लोन्स का। इसके अलावा कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैंक्स को क्या करना है, यहाँ पर अपने कैपिटल मेंटेन कर चलने हैं एफआरएस और आईआरएस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा आता है सेलिएंट पॉइंट्स हमारे क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास में एफआरएस की एक सीरीज है, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास में क्या है, यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास में आ जाते हैं हमारे एफआरएस। तो ऐसे में हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो एसेंशियली होने चाहिए। हम किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं कर रहे, जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैश फ्लोज को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिक्स्ड को फ्लोटिंग के साथ या फ्लोटिंग को फिक्स्ड के साथ में स्वैप कर लेते हैं और जो प्राइसिंग होती है वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से होगी हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के। मार्केट कोर्स जो है, आईआरएस प्राइसेस जो होंगे वो हम फिक्स लैग रेट के हिसाब से चलेंगे कि हमारे पास में इतने इतने टाइम में यहाँ पर जो टर्म रेट्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अब आती है बात इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की, जिसमें हम बात करेंगे कैप्स एंड फ्लोर्स, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप यूज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर इन्हें इंश्योर कर पाए, हेज कर पाए। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी, यहाँ पर हम कैप्स परचेज कर लें कि अपर लिमिट इतनी और फ्लोर लिमिट हमारी इतनी होनी चाहिए। मतलब मानो कि फ्लोटिंग रेट आपने स्वैप किया था किसी के साथ में, अब आपने वो फ्लोटिंग रेट आपका पास फिक्स्ड था, फ्लोटिंग लिया आपने, अब फ्लोटिंग रेट एक टाइम तक तो चलो 8% तक जा रहा था, जब आपने लिया 6% था, ठीक है, किसी वजह से बढ़ते 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 10% हो गया, अब आपको तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, और या फिर क्या हुआ, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है, कम होते होते 4% तक आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोर और सीलिंग रेट्स जो हैं उसको फिक्स कर लेंगे कि इसके अगर बियॉन्ड जा रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो मेन ओनर था, जो पहले जिसने यहाँ पर अमाउंट बोरो किया था, वही इसको पे कर रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल है, मान लो एक 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड था जिसको एक कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी ने 100 करोड़ का बॉन्ड इश्यू किया, मतलब कंपनी को 100 करोड़ रुपए प्रिंसिपल अमाउंट मिला। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको फ्लोटिंग रेट के साथ में रखा ऑफ 6 मंथ्स माइबोर, मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट्स, ठीक है, और 50 बेसिस पॉइंट के साथ में रखा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने एक फिक्स्ड प्रोसीड्स थी जो कि 8% की थी, उसमें ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। मतलब बोरोइंग इन्होंने किसके हिसाब से की थी, बोरोइंग इन्होंने की है 100 करोड़ की माइबोर के साथ में, ठीक है, माइबोर प्लस कितना रेट जा रहा है, 50 बेसिस पॉइंट जा रहा है। और जो लैंडिंग की है इन्होंने, लैंडिंग इन्होंने फिक्स्ड रेट पर की है, कितने, उससे 8% के। अब कंपनी को क्या करना होगा, जो बॉन्ड होल्डर है उन्हें इस रेट से अमाउंट पे करना होगा
और कंपनी को जो पैसा मिल रहा होगा वो फिक्स रेट पर मिल रहा होगा 8% के, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये हर 6 महीने में इसको कवर कर कर बेचेंगे, जो भी पेमेंट है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बॉन्ड है वो 5 साल के अंदर अंदर आपका मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी के लिए अब एक इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो गया। ये जो फ्लोटिंग रेट है अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मान लो 6 महीने का माइबोर आपका 5% था, तो फिर ठीक है 5.5 रुपए का हम क्या करें 5.5% का पर हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं और 8% की रिसीव कर रहे हैं। लेकिन किसी वजह से मान लो आपका माइबोर जो है 7.5% हो गया, तो आपने 7.5% हो गया तो 8% पर ही आपने बोरो किया और 8% की आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो 8% हो गया माइबोर, तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 8.5% हो गया, ठीक है। तो आपको तो 0.5% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपने सोचा था कि मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके फायदा उठाऊंगा, ऊपर से लॉस होने लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, अब आप हेजिंग करोगे इंटरेस्ट रेट कैप के साथ में। अब आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर 7% से ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो मैं इसको पे नहीं करूंगा। इंटरेस्ट रेट कैप आपने कितना ले लिया 7% का ले लिया और इसमें एक मिनिमम स्प्रेड आपने 0.5% का रखा, ठीक है। तो अगर माइबोर 7% से ज्यादा जाता है तो जो भी कैप है, कैप सेलर जिसने आपसे यहाँ पर इस कैप को खरीदवाया है, ठीक है, आपने जिसको भी साथ में यहाँ पर इसको लिया है वो आपका बचा हुआ अमाउंट पे कर रहा होगा। अगर माइबोर हमारा 7% से कम आ जाता है तो हम कैप का कोई फायदा उठा नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पर नॉर्मल फ्लोटिंग रेट जो है उसके हिसाब से पेमेंट कर रहे हो। और क्या क्या सेटलमेंट के आपके तरीके हो सकते हैं, यार मान लो माइबोर जो है वो आपका 7% से कम रहता है, तो अगर माइबोर आपका 7% से कम है तो यहाँ पर आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगा कैप सेलर, क्योंकि वो कब दे रहा है जब माइबोर 7% के ऊपर हो गया। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे में वो आपको जो डिफरेंस है वो पे कर रहा है। जैसे यहाँ पर कैप जो है वो आपका 7% था, माइबोर हो गया 8%, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका 1% का जो डिफरेंस है उसे कौन बेयर कर रहा है, कैप सेलर। और कैप सेलर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उसे कुछ अमाउंट पे करके रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने आप को राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बचा लिया और यहाँ पर मिनिमम स्प्रेड जो है वो हमारा 0.5% का हमने इंश्योर कर लिया, जिसकी वजह से कंपनी जो है अब उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, वो लॉस में नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स में। तो एक तो हम इसे रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं जैसा हमने अभी देखा। इसके अलावा जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हमारी हो रही हैं उसमें यहाँ पर ये हमें क्या कर रहे हैं, एक एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई लिमिटेडली हमें इतना ही लॉस हो सकता है। और लेवरेज जो है यहाँ पर हमारा एक्सपोजर जो है उसे कंट्रोल कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। हमने देखा था जिससे हमने कैप सेल किया था, ठीक है, कैप बाई किया था, तो जो हमारा कैप सेलर था उसको हमें कुछ प्रीमियम देना पड़ रहा था। जैसे हम इंश्योरेंस में कुछ प्रीमियम पे करते हैं, तब जब हम रिस्क फेस करते हैं तो वो हमारे रिस्क जो है या हमारा जो अमाउंट है उसका फायदा उठा हमें देते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है। अब ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये हमारे बैलेंस शीट पर नहीं दिखते, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के अंडर आते हैं। अब आती है बात हमारे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं, यहाँ पर मान लो आपने क्या किया, कुछ लोन्स दिए, ठीक है। अब वो जो लोन्स आप दे रहे हो, अब आपको डर है कि जो बोरोवर है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हो। अब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी आप मुझे प्रीमियम पे करो, मैं आपको यहाँ पर इस क्या जो भी हमारा रिस्क है इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर अब आपने मान लो 10 लोन्स दिए, ठीक है। तो 10 लोन्स के बदले में आपने एक स्वैप बनवा लिया, वो एक स्वैप यहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले लेगी। किसी वजह से अगर डिफॉल्ट हो जाता है हमारा बोरोवर, तो ऐसे में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये क्या चाहती है आपसे,
कि आप इसे प्रीमियम पे करते रहो। जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही होती है, यहाँ पर आपसे प्रीमियम लेती है। प्रीमियम कब तक लेती है, हर टाइम लेती है, हर महीने, एनुअली, जो भी आपका टाइम पीरियड होता है। क्यों ले रही है कि अगर आपको किसी भी वजह से कोई बीमारी हो जाती है तो उसका खर्चा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। सिमिलरली जब बैंक कोई लोन दे रहा है तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो हैं इनको यहाँ पर चेक कर लेता है। कैसे करेगा, यहाँ पर किसी और दूसरी कंपनी से बात करेगा जिसको लगता है कि बोरोवर कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, अच्छा बोरोवर है, तो वो यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट लेता है ताकि उसको फायदा होता रहे। किसी वजह से जो बोरोवर था अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब वो जो बीमारी जिसका हमें डर था वो बीमारी हमारे सामने आ जाती है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो हमारी कंपनी थी वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, अमाउंट, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो अमाउंट हमें प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर आपके आते हैं प्रोटेक्शन बायर और सेलर। ओके, बायर कौन है, हमारे बैंक्स जो अपने रिस्क को, डिफॉल्ट रिस्क जो है उसको हेज कर रहे हैं, और सेलर जो है वो प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके ISDA स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो CDS कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे क्रेडिट डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, अब एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल पेपर्स आप ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और यहाँ पर आपके NCDs को आप यूज कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ये आपके रेटेड INR कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर अनरेटेड, रेटेड मतलब जो क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर अनरेटेड INR बॉन्ड्स हो सकते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू निकाले गए हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, किसको यहाँ पर एक्सक्लूडेशन दिया गया है, कौन सी जो हमारे एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो अगर आपकी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, या फिर स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस हैं, या फिर आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जिनको आप इक्विटीज में कन्वर्ट करवा रहे हो। RBI की क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, सबसे पहले तो RBI बोल रहा है कि जो भी आपके रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, वहां पर आपको कोई भी CDS ट्रांजेक्शंस अलाउड नहीं है। अगर रिटेल यूजर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन खरीद सकते हैं हेजिंग के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं। स्पेक्यूलेशन का क्या था, स्पेक्यूलेशन में हम बाई लो सेल हाई वाला सीन ले रहे थे कि हमें लग रहा है मार्केट में सो एंड सो स्टॉक का प्राइस कम हो गया है तो परचेज किया और बेच दिया जब हमारा प्राइस बढ़ गया, तो इसके लिए नहीं कर सकते हैं। सेटलमेंट मेथड्स आपके क्या है, बाइलेटरल सेटलमेंट हो सकता है दो पार्टीज का, क्लियरिंग अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर ऑक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। सेटलमेंट टाइप में हमारे पास में यहाँ पर रिटेल यूजर्स को फिजिकल सेटलमेंट करना होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो कोई भी रेगुलेटरी लिमिट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जिट जो टाइमलाइन है वो हमारी विद इन 1 मंथ होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से हमें डिफॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में 1 महीने का टाइम है कि हम इससे एग्जिट ले लें। और डिनोमिनेशंस जो है हमारे सभी CDS कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन रुपीज में होने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होली का सीजन चल रहा है और PW आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, कुछ लेकर नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैप कैप वाला आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ये आपके लिए लेकर आए हैं 500 रुपीज ऑफ ऑन सभी महापैक्स एंड 300 रुपीज ऑफ ऑन ऑल द लाइव बैचेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले JIAB महापैक, जहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है। मान लीजिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है तो उसकी एक्सेस मिल जाती है, MCQ बैच चल रहा है उसकी एक्सेस, जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं, रिवीजन बैच या फिर कोई भी बैच। इसके अलावा हमारा जो ई-बुक्स का बंडल है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाती है। इसके अलावा लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, मॉक क्विज़ेस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट मिल रहा होता है। अगर मैं बात करूं वैलिडिटी पीरियड की तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपके लिए रहती है 2299 रुपीज की, 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपके लिए है 3499 की, और 24 मंथ्स की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी 5499 की। इसके अलावा बात करते हैं हमारे JIAB क्रैश कोर्स की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। तो यहाँ पर इसका प्राइस केवल आपके लिए अभी है 699 का। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में जितना अच्छे से आपकी फैकल्टीज कॉन्सेप्ट समझा सकती है वही आपके लिए कोशिश की जाएगी। मॉक क्विज़ेस क्वेश्चंस और आपके जो लाइव क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं, इन्हीं की एक्सेस तो आपको रहेगी अलोंग विद 24/7 डाउट सपोर्ट।
अब बात करते हैं हमारे एमसीक्यू बैचेस की, जहां पर लाइव क्लासेस में आपके एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं फैकल्टीज। इसकी प्राइस की बात करें तो 1699 है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटे की क्लास हर सब्जेक्ट की ली जाती है और हर सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हुए किस तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें क्लियर की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद हमारी ई बुक्स की, जो कि मैंने आपको JIIB के महापैक में भी बताया था। तो यहाँ पर चारों ही सब्जेक्ट्स का एक बंडल है जिसका प्राइस केवल 1224 है। ठीक है, पूरे बंडल का प्राइस है। अगर बात करें कहाँ मिलेगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। फायदा क्या है इसका, तो आपकी टेक्स्ट बुक्स काफी बल्की सी है ना। फिर आपको जो क्वेश्चंस वहां मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा एग्जाम लेवल के नहीं होते, लेकिन इन बुक्स में आपको कंटेंट बिल्कुल कंसाइज मैनर में सारा का सारा कंटेंट कवर मिलता है। फिर आपको एग्जाम लेवल के एमसीक्यूज मिलते हैं, सॉल्व एमसीक्यूज होते हैं, आंसर सोल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है आपके JIIB को क्लियर करने के लिए। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे मॉड्यूल डी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।